एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मंथली लीगल अपडेट की इस वीडियो में, जिसमें हम पूरे महीने के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप एक नहीं बल्कि बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि बिहार की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। मतलब बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसे दोबारा रिवाइज किया जाएगा। लोगों को प्रूफ दिखाना होगा कि वो वैलिड वोटर है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस के लिए आधार को एक वैलिड प्रूफ नहीं माना है, लेकिन उन्होंने 11 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो वैलिड प्रूफ होंगे। अब इस पॉइंट पे ऑपोजिशन का कहना ये है कि माइग्रेंट वर्कर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, गरीब लोगों के पास इन डॉक्यूमेंट्स का मिलना बहुत मुश्किल है, जिस कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट का कहना यह है कि एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट बनाने के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ का होना बहुत जरूरी है। अब 1 अगस्त को जब इलेक्शन कमीशन अपनी इस न्यू रिवाइज लिस्ट का एक ड्राफ्ट पब्लिश करती है, तो उसमें से 65 लाख वोटर का नाम कट चुका होता है, जिनके पास 1 सितंबर तक का टाइम दिया गया है कि वो अपना क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, और 1.5 लाख क्लेम्स ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कही। पहला तो उन्होंने ये क्लियर किया कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ डायरेक्शंस भी दिए। इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। तो देखो, कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही। सबसे पहला, कोर्ट ने कहा कि इन 11 डॉक्यूमेंट के साथ साथ आधार कार्ड भी एज वैलिड प्रूफ एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जिन वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बूथ लेवल पे उन नामों की एक सर्चेबल ऑनलाइन लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन रीजन असाइन करेगा कि डेथ है, माइग्रेशन है या डुप्लीकेशन है, किस रीजन से उनका नाम हटाया गया। और तीसरा, कोर्ट ने एक वार्निंग इशू की कि अगर कोई भी इरेगुलरिटी पाई जाती तो ये पूरी की पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को रद्द कर दिया जाएगा। देखो, एज ऑफ नाउ बिहार में 7 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट को रिवीजन की एक्सरसाइज है, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश भर में की जाएगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कर लेती है तो लाखों करोड़ों डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से कोई भी गलती, कोई भी इरेगुलरिटी होती है, तो लाखों करोड़ों लोगों से उनके वोट देने का हक छीन लिया जा सकता है। और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पूरे महीने आपने राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बारे में भर भर के सुना होगा, तो चलिए इस इशू को समझते हैं। तो हुआ ये कि राहुल गांधी ने ये कहा कि बैंगलोर के महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनरल इलेक्शन के टाइम पर 1 लाख से ज्यादा सस्पिशियस वोट्स पड़े। इसके साथ ही और भी बहुत सारे सीरियस क्लेम्स किए। जैसे उन्होंने कहा कि सेम वोटर की मल्टीपल आईडीज अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर विजिबल है, और बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन, एड्रेस सब सेम है, लेकिन उनके एपिक नंबर डिफरेंट है। अब राहुल गांधी के इन एलिगेशंस को काउंटर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी के सारे क्लेम्स को मिसलीडिंग कहा, और ये कहा कि अगर कांग्रेस के पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो वो एफिडेविट के साथ डिक्लेरेशन फाइल करे, वरना पब्लिक अपॉलॉजी इशू करे। इसके साथ ही राहुल गांधी को ये कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के अंदर जितने भी डिफॉल्ट वोटर्स है उनकी लिस्ट सबमिट करे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? चाहे हम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की बात करें या जो मेन एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, वो 30 या 45 डेज के अंदर आपको फाइल करने होते हैं। अब जनरल इलेक्शन को तो साल भर हो चुके हैं, तो अगर इन केस राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें मेरिट है, वो सही भी है, तो भी लीगली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना मोस्टली इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के रिजल्ट को ओवरटर्न कर सकती है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, इन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स में ऐसा किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली हरियाणा के ग्राम पंचायत इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग ऑर्डर की और सरपंच के रिजल्ट को रिवर्स किया गया। और अगर अगले 3 महीने में आप क्लैट पीजी क्रैक करना चाहते हैं तो you should definitely run and check out our newly launched crash course on CLAT PG, जिसमें हम एक 90 डे चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। इस 90 डे चैलेंज में, इस क्रैश कोर्स में हम हर दिन सिस्टमैटिक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जजमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। इस कोर्स में आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल वीडियोस भी मिल जाएंगी, और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आपको क्विक समरी वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसमें आपको हर दिन डिफरेंट टूल्स, स्ट्रैटेजीज, न्यूमरस वर्कशीट्स और सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि 2 चीज हो सके। एक, आप अपने लिए एक अच्छा डिसिप्लिन डेवलप कर सको, और दूसरा, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और देर तक याद रखने के लिए एक अच्छी कैपेसिटी भी डेवलप कर सको, सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। तो अगले 3 महीने में अगर आप क्लैट पीजी क्रैक करना चाहते हो
you should definitely check out our crash course on CLAT PG. Click on the link to make the most of this opportunity. Go check out this course. अब अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी करें तो आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा, जिसमें हमने इसी तरीके से सिंपल भाषा में 2018 से लेकर के अगले साल तक के 2026 तक के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको हर इंपॉर्टेंट जजमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, क्विक एनालिसिस के लिए आपको टेक्स्ट समरीज मिल जाएंगी, असेसमेंट मिल जाएंगी, और हर वो चीज जो आपके अपडेटेड रहने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तो इस कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा, इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट स्ट्रीट डॉग ऑर्डर के बारे में, जिसमें हम काफी सारी नई चीजों को समझने वाले हैं। तो पूरे केस की शुरुआत होती है जब टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें उन्होंने दिल्ली एनसीआर रीजन में बढ़ते रेबीज केसेस और बढ़ते डॉग बाइट्स रिपोर्ट किए। इस रिपोर्ट को देखते हुए इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट बिना किसी के फॉर्मल कंप्लेंट फाइल के, पिटिशन फाइल के खुद से कोई केस इनिशिएट करता है तो उसे हम कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन इट्स ओन मोशन। तो इस मैटर को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, जिन्होंने एक ऑर्डर पास किया। ये कहा उसमें कि अगले 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर रीजन से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, चाहे वो स्टरलाइज्ड हो या ना हो, वैक्सीनेटेड हो या ना हो, उन्हें स्ट्रीट से उठाकर शेल्टर शिफ्ट किया जाएगा। और एक बार अगर कोई भी डॉग शेल्टर चले जाता है तो उसे वापस स्ट्रीट नहीं लाया जा सकता। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये डायरेक्टली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को ओवरराइड करता है। ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग को स्टरलाइज करने के लिए या वैक्सीनेट करने के लिए किसी लोकेलिटी से पिकअप किया जाता है तो स्टरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद उस डॉग को वापस उसी लोकेलिटी रिलीज करना होता है, क्योंकि डॉग्स का रीलोकेशन अलाउड नहीं है। अब इस ऑर्डर को काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिले, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के पास फॉरवर्ड किया जाता है, जो होते जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया, जिन्होंने पहले तो अपने ऑर्डर को रिजर्व किया। अब रिजर्व कब किया जाता है? जब किसी मैटर पे डीप रिसर्च करनी होती है या फिर जजमेंट लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसके बाद उन्होंने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए एक नया ऑर्डर निकाला, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही गई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी स्ट्रीट डॉग को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद आपको वापस उसी लोकेलिटी छोड़ना होगा, रीलोकेशन अलाउड नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर का जो इम्प्लीकेशन है ये दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल होगा। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि एक नेशनल लेवल पॉलिसी बनाई जाएगी जो पूरे देश भर में लागू होगी। अब इस केस में ना एक और न्यू, यूनिक, अजीब, जो कहना हो कह लो, वो चीज हुई। तो वो डॉग लवर्स और एनजीओ जो इस केस में इंटरवीन कर रहे थे, उन्हें ये कहा गया कि इस जजमेंट का अगर उन्हें आगे पार्ट बना रहना है तो उन्हें कोर्ट रजिस्ट्री में 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली सबमिट करने होंगे। और ये कहा गया कि जो अमाउंट है ये आगे डॉग वेलफेयर में यूज किया जाएगा। अब क्या ये जो डिपॉजिट मांगना है ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? बिल्कुल नहीं। यूजुअली रिट पिटिशन या पीआईएल में कोई डिपॉजिट सबमिट करने को नहीं कहा जाता। हाँ, फेक केसेस और फ्रिवलेस केसेस रोकने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये तो एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस था। मतलब कोर्ट ने खुद केस उठाया, एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया, जिन लोगों ने अपोज किया सही ऑर्डर लाने के लिए, आप उन्हीं को पैसे सबमिट करने के लिए कह रहे हो। और ये जो पैसे डॉग वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, ये कहाँ और कैसे यूज किया जाएगा, क्या इसका कोई हिसाब दिया जाएगा, क्या पता। और स्ट्रीट डॉग्स का वेलफेयर करना क्या एनजीओ का काम है या गवर्नमेंट का? तो हम तो टैक्स देते हैं, लेकिन स्कीम्स तो गवर्नमेंट बनाएगी। या फिर डेमोक्रेसी में आप डिसेंड करना भी प्रीमियम फीचर हो गया? बताना जरा। नेक्स्ट, आपको पता है इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट $4 बिलियन का, लेकिन फिर भी हमारी पार्लियामेंट ने हाल ही में इन फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे रियल मनी गेम्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। क्या रीजन थे? 2 सॉलिड रीजन थे। देखो, पहले ना कंफ्यूजन एग्जिस्ट करता था, ग्रे एरिया था कि कौन सा गेम ऑफ स्किल होगा, कौन सा गेम ऑफ लक होगा, मतलब कौन सा लीगल होगा, इलीगल होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि इन ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और एजुकेशनल गेम्स के अलावा बाकी जो भी रियल मनी गेम्स होंगे ये सारे के सारे इलीगल होंगे। दूसरा, अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो इन रियल मनी गेम्स के कारण 45 करोड़ इंडियंस अफेक्टेड थे, जिन्हें 20,000 करोड़ का लॉस हो चुका था। तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, गेमिंग एडिक्शन बढ़ रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, सुसाइड्स हो रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए कंप्लीट बैन लगाया गया है। अब इस बिल पास होने के बाद क्या होगा कि अगर कोई भी ये गेम खेलता है, एडवर्टाइज करता है या इसके थ्रू पैसे ऑब्टेन करता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। प्लस एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी सेटअप की जाएगी ये देखने के लिए कौन सी गेम्स लीगल है और किनको लाइसेंस मिलना चाहिए। नाउ ऑल ऑफ दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
और मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसके जस्ट पहले, इस बिल के पास होने के जस्ट पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी। पहले तो उन्होंने इस इंडस्ट्री से 22,000 करोड़ के टैक्स वसूल किए, एफडीआई को अट्रैक्ट किया, स्टार्टअप्स बनने दिए, और एक दिन अचानक कंप्लीट बैन लगा दिया। तो आपने चीजों को प्रमोट होने दिया, टैक्स लगाया, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, और एक दिन अचानक कंप्लीट बैन लगा दिया। यही सेम चीज बिटकॉइन के साथ भी हुई थी। पहले आपने बिटकॉइन को अलाउ किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर आरबीआई ने बैन इंपोज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना नई चीजों के अराउंड, इससे मुझे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अच्छा क्या आपको ये पता है कि 2012 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो ग्लोबल गवर्नेंस नॉर्म्स है उसे कंप्लाई नहीं कर रहे थे, और उस टाइम जो भी इंडियन एथलीट्स थे उन्हें एक न्यूट्रल फ्लैग के अंदर खेलना पड़ा था। तो इंडिया में जो डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉडीज है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, कई बार उनमें फंड मिसमैनेजमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कंप्लेन आती है। तो इन बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी और फेयर प्ले लाने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पास किया है इन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। समझते हैं कैसे? तो 5 बहुत काम की चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल सेटअप होगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक पर सॉल्व करेगा। दूसरा, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करेगा, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा, और अगर कोई फेडरेशन रूल्स तोड़ती है तो उसकी रिकॉग्निशन सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। इसके साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल क्रिएट होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि इन स्पोर्ट बॉडीज का इलेक्शन फ्री और फेयर हो, ताकि नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स का स्कोप कम हो सके। इसके साथ ही सारी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज आरटीआई के अंदर आएंगी, मतलब उनका फंडिंग, सिलेक्शन प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट होगा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, नेशनल या इंडियन फ्लैग का नाम बिना सरकारी ऑथराइजेशन के यूज नहीं कर पाएगी। अब क्या आपको ये पता है कि इंडिया में लगभग 18 ही ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें डेथ पेनल्टी की सजा दी जा सकती है, और हमारे यहाँ जो लास्ट फांसी की सजा हुई थी वो हुई थी मार्च 2020 में। तिहाड़ जेल में निर्भया केस के 4 कन्विक्ट्स को दी गई थी, उसके पहले याकूब मेमन को और उसके पहले अफजल गुरु को दी गई थी। अब इस टॉपिक पर और क्लैरिटी के लिए एक बार ये समझ लेते हैं कि डेथ पेनल्टी से लेकर एग्जीक्यूशन तक क्या क्या स्टेजेस और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रायल कोर्ट या सेशंस कोर्ट के साथ। तो ट्रायल कोर्ट में गिल्ट प्रूव होने के बाद डेथ पेनल्टी की सजा दी जा सकती है, जिसे हाई कोर्ट अप्रूव करता है। ये मान लेते कि ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा दी। अब इसके आगे केस जाएगा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास ऑप्शन ये होता है कि वो डेथ पेनल्टी को या तो कंफर्म कर सकते हैं, या कैंसिल कर सकते हैं, या फिर कम्यूट कर सकते हैं। अब कम्यूट का क्या मतलब होता है? कम्यूट का मतलब होता है किसी भी सजा के नेचर को, सिवियरिटी को रिड्यूस करना। तो डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके हाई कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। ये मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर लिया, तो इस डिसीजन के अगेंस्ट आर्टिकल 134 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, या आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल लीव पिटिशन, एक स्पेशल रिक्वेस्ट फाइल की जा सकती है। ये मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर लिया, तो इस डिसीजन आने के 30 डेज के अंदर आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ही एक रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है। अब ये मान लेते हैं कि रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई, या इस पूरे प्रोसेस में ग्रॉस मिसकंडक्ट ऑफ जस्टिस हुआ, तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही क्यूरेटिव पिटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये आपका लास्ट जुडिशियल रिसोर्ट होता है। अगर ये भी फेल हो जाता है, आपकी डेथ पेनल्टी अभी भी कंफर्म भी है, तो एक और ऑप्शन होता है आर्टिकल 72 के अंदर कि आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव रेमेडी। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं पर भी किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो रिट पिटिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर जुडिशियल रेमेडी भी एग्जॉस्ट हो गई है, एग्जीक्यूटिव रेमेडी भी एग्जॉस्ट हो गई है, तो फिर डेथ पेनल्टी के लिए डेथ वारंट इशू किया जाता है, जिसमें जेल अथॉरिटीज फांसी देने का डेट, टाइम और जगह डिसाइड करती है और एग्जीक्यूशन होता है। तो ये हुआ लास्ट स्टेज। अब इस टॉपिक पे अगर हम रीसेंट अपडेट की बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 साल की बच्ची के रेप एंड मर्डर करने वाले कन्विक्ट की डेथ पेनल्टी ऑर्डर को सेट असाइड करके फ्रेश हियरिंग करने का ऑर्डर दिया है। रीजन आर्टिकल 32। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेथ पेनल्टी के केसेस में अगर केस के किसी भी स्टेज में प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगर फॉलो नहीं किए गए हो, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, अगर मिटिगेटिंग फैक्टर को नहीं कंसिडर किया गया हो, फेयर हियरिंग नहीं हो, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को कंसिडर नहीं किया गया, उनमें से कुछ भी अगर हो, तो कन्विक्ट आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और अपने केस को रीओपन करवा सकता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया गया है कि इस ग्राउंड के अंदर जो कंक्लूडेड केसेस है उन्हें रीओपन नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जो फ्रेश केसेस है जिनमें सेंटेंस नहीं दिया गया उन्हें रीओपन करवाया जा सकता है। अब ना हम एक रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, तो मुझे ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर, ये सब कुछ कैसे डिसाइड किया जाता है? आंसर है कोलेजियम सिस्टम, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है
कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोलेजियम सिस्टम ना जजेस का नाम रेकमेंड करता है, ये फाइल आगे लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल पाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस ओथ ले लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट में एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है। तो कोलेजियम सिस्टम ने दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आलोक जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और जस्टिस पांचोली जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इन दोनों का ही नाम सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए रेकमेंड किया। और रिसेंट अपडेट ये है कि इन दोनों ही जजेस ने ओथ ले लिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके। लेकिन कोलेजियम की ही जस्टिस बीवी नागरत्न ने जस्टिस पांचोली के सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन में आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि नेशन वाइड जो हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट है उसमें जस्टिस पांचोली का नाम 57वें नंबर पे। फिर अचानक इन सबको इग्नोर करते हुए जस्टिस पांचोली को ही सुप्रीम कोर्ट में क्यों एलिवेट किया गया है, इसका क्या रीजन है, और इसका कोई भी रीजन अवेलेबल नहीं है। और यही कोलेजियम सिस्टम का एक मेजर कॉन है। और ये रीजन कंट्रोवर्सी फिर से कोलेजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाती है। तो ये थे इस पूरे महीने के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। अब अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इसी तरीके के मेरे कुछ कोर्सेज भी है जिसमें हम ऐसे ही आसान तरीके से सिंपल भाषा में लॉ के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप अगले 3 महीने में क्लैट पीजी क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लैट पीजी के इस क्रैश कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, जिसमें हम जल्द ही 90 डे चैलेंज स्टार्ट करने वाले क्लैट पीजी को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।